हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि ये हमारी जो लूसेंट सीरीज चल रही है, इसमें जो हम लोग एशियन हिस्ट्री कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे भैया, कुषाण वंश एवं संगम युग देखेंगे। इसमें पूरा अध्ययन कुषाण वंश और संगम युग का देखेंगे, यानी कि जो यवन भारत के यवन राज्य थे उसमें एक जो एक कुषाण वंश बचा हुआ था ना भाई, तो उसको जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे और उसके बाद जो है संगम युग को जो है हम पूरा देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को एक बार भाई सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना भाई। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है कि भाई जो ये क्लासेज है भाई, ऐसी कोई भी क्लास मतलब कि दे नहीं रहा होगा पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में और इतनी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आप सभी लोग भाई ज़रूर से इस क्लास में जुड़े। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुषाण वंश क्या देखेंगे भैया, कुषाण वंश, कुषाणों का उद्भव और कनिष्क का शासन। कुषाणों का उद्भव और क्या भाई, कनिष्क का शासन जो है ये आज हम लोग देख रहे होंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जो है, एक सेकंड जो पहलों के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। पहलों के बाद कौन आए थे भाई, कुषाण आए थे। कौन आए थे, कुषाण आए थे, जो क्या कहलाते थे भाई, यूची और जो है तोखरी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। ठीक है, कुषाण को यूची और तोखरी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल थे कुषाण। यूची नामक जो कबीला था वो 5 कबीलों में बट गया था, उसी में से एक कुल था क्या भैया, कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे भैया, कुजुल कड़वी शेष थे। कड़वी शेष जो है ये क्या थे भैया, कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे भैया, कुजुल कड़वी शेष। कौन थे भैया, कुजुल कड़वी शेष जो है इसके क्या थे भैया, संस्थापक थे। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे भैया, कनिष्क थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था भैया, कनिष्क था। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था भैया, तो वह कनिष्क देखने को मिलता है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा। इसकी राजधानी क्या थी भैया, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इनकी राजधानी क्या थी भैया, पुरुषपुर, क्या थी भैया, पुरुषपुर या फिर क्या थे भैया, या पेशावर थे। ठीक है, पुरुषपुर या फिर पेशावर जो है इनकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। किसकी भैया, कुषाणों की। कुषाणों की जो है राजधानी क्या हुआ करती थी, पुरुषपुर या फिर पेशावर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी यानी कि दूसरी राजधानी वह क्या थी भाई, मथुरा थी। दूसरी राजधानी क्या थी कुषाणों की, तो वह जो है मथुरा देखने को मिलती है। ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या देखने को मिलती है, मथुरा देखने को मिलती है। ठीक है, पहलों के बाद कौन आए थे, कुषाण आए थे, जिनको यूची एवं तोखरी भी जो कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बढ़ गया था, उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे भैया, तो कुजुल कड़वी शेष थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कड़वी शेष थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था भैया, कनिष्क हुआ था। इसकी राजधानी यानी कि कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। दूसरी राजधानी जो है वह कौन सी थी भैया, मथुरा थी। ठीक है, द्वितीय राजधानी कौन थी, मथुरा थी। ठीक है, किसकी भैया, तो कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी के बैठने के समय एक संवत चलाया था। कनिष्क जब राजगद्दी पर बैठा था तो इसने एक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय कनिष्क ने क्या चलाया था भैया, एक जो है क्या चलाया था, संवत चलाया था, जो क्या कहलाया, शक संवत कहलाया। क्या कहलाया भैया, शक संवत जो है यह कहलाया। यह क्या कहलाया, शक संवत कहलाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी पर गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत को ही भारत सरकार में जो है प्रयोग में लाया जाता है, भारत सरकार द्वारा। यह भाई कब आया था, तो यह 78 ईस्वी में आया था। किसके द्वारा भैया, तो यह शकों के द्वारा लाया गया था। शक में किस राजा के द्वारा, जो है कनिष्क के द्वारा। ठीक है, सॉरी शक के द्वारा कह रहा हूँ भाई, कुषाणों के द्वारा लाया गया था। शक संवत जो है वो किसके द्वारा लाया गया था भाई, कुषाणों के द्वारा लाया गया था। वो भी जो है कब लाया गया था, 78 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था भैया, 78 ईस्वी में जो है कुषाण के द्वारा जो है शक संवत लाया गया था। ठीक है, शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में लाया गया था जब वह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में जो है कुंडल वन में जो है कश्मीर में
प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति थी वो भाई कनिष्क के ही शासन काल में हुई थी। कहाँ पर भैया? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर भैया? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन थे उस टाइम, यानी कि अध्यक्ष जो थे उस टाइम कौन थे? वसुमित्र थे। वसुमित्र जो है ये अध्यक्ष थे जब कनिष्क के समय में जो है बौद्ध संगीति हुई थी। तब कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो उस टाइम विद्वान कौन थे, मतलब कि अध्यक्षता किसके समय किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी भैया? अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो था भाई वो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क भाई जो है बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। चीनी जनरल पेन जाओ ने कनिष्क को हराया था। चीनी जो जनरल था पेंचाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। ये जो है इंपॉर्टेंट है भाई कि जो है पेंचाओ को जो है किसने हराया था? तो पेंचाओ ने जो है चीनी जो जनरल था पेंचाओ, उसने जो है कनिष्क को हराया था। ठीक है। पेशावर यहाँ पर देख सकते हो मैप पे दिख रही है, और जो है मथुरा यहाँ पर दिख रहा है। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी, पहली जो है पेशावर थी। ठीक है। कुषाणों की ये राजधानियाँ थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुषाणकालीन सिक्के। कुषाणकालीन सिक्के जो है वह किस प्रकार से थे? तो स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राओं का प्रचलन था। स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राओं का जो है इसमें प्रचलन देखने को मिलता है। किसमें भैया? कुषाण शासनकाल में। कुषाण शासनकाल में क्या देखने को मिलता है? स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राओं का जो है कुषाणकालीन सिक्के कौन कौन से थे? तो स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राओं का जो है वहां पर प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है। कुजुल कडफिसेस के समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे, जिस पर यूनानी और जो है खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। पूछा जा सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती है कि कुजुल, या फिर पूछा जा सकता है कि किस कुषाणकालीन शासक के समय जो है केवल तांबे के सिक्के प्रचलित है, जिस पर जो है यूनानी और खरोष्टी लिपि अभिलेख मिलते हैं, या किसके शासनकाल में थे? तो ये पूछा जा सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वह बन सकता है। ठीक है। तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे कि कुजुल कडफिसेस के समय जो है केवल तांबे के सिक्के प्रचलित हैं, जिस पर यूनानी और खरोष्टी लिपि में जो है अभिलेख मिलते हैं। ठीक है। कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। भाई कुषाण ही थे जिन्होंने शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। इस सोने के सिक्के का वजन एवं आकार रोम के सिक्के के जैसा होता था। चांदी के सिक्के बहुत ही कम व प्रयोगात्मक थे, मतलब चांदी के सिक्के बहुत कम जो है देखने को मिलते हैं और प्रयोगात्मक देखने को मिलते हैं। ठीक है। कनिष्क के सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का अंकन किया, जिसे मुख्य रूप से यूनानी सूर्य देवता हेलियोज, भारतीय सूर्य देवता कार्तिकेय यानी कि स्कंद जिसको कहा जाता है, और जो है शिव एवं गौतम बुद्ध शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कनिष्क ही थे जिन्होंने जो पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का अंकन किया था। कहाँ पर भैया? सिक्कों पर जो है यह अंकन देखने को मिलता है। ठीक है। कहाँ पर यह अंकन देखने को मिलता है? सिक्कों पर जो है कनिष्कों ने पहली बार जो है विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का अंकन किया था, जिसमें प्रमुख रूप से यूनानी सूर्य देवता हेलियोज, भारतीय सूर्य देवता जो है कार्तिकेय, शिव और जो गौतम बुद्ध शामिल थे। कनिष्क के आरंभिक सिक्कों पर यूनानी और ईरानी देवी देवता अंकित थे, जिसके बाद सिक्के पर कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। ये याद रखना भाई कि कुषाण ने जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक क्या किए थे? तांबे के जो है सिक्के जारी किए थे। क्या किए थे भैया? तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। तांबे के सिक्के जारी किए थे किसने भैया? कुषाणों ने जो है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया हुआ है, थोड़ा सा छोटे में लिखा हुआ है, इसको जूम कर दे रहा हूँ। कनिष्क के सिक्कों पर पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलियोज का चित्र अंकित हुआ था। भारत में सबसे पहले सोने का दिनार यानी कि स्वर्ण मुद्रा कनिष्क प्रथम ने जो है 127 ईस्वी में जारी किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि कनिष्क के सिक्कों पर जो है पहली बार जो है हेलियोज देवता जो थे उनका चित्र अंकन देखने को मिलता है, और जो है पहली बार जो है इन्होंने जारी किया था कि इन्होंने भैया सबसे पहले जो है सोने का जो है दिनार वह जो है किसके समय में जारी हुआ था? तो कनिष्क प्रथम के समय में जारी हुआ था। कब? 127 ईस्वी में। कब हुआ था भैया जारी?
तो 127 ईस्वी में जो है जारी हुआ था। कनिष्क के सिक्कों पर पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलियोस का चित्र अंकित हुआ था। भारत में जो है सबसे पहले सोने का जो है दिनार जो है, यानी कि सोने की जो मुद्रा थी, उस पर कनिष्क प्रथम ने जो है उसे जो है कनिष्क प्रथम ने 127 ईस्वी में जारी किया। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने के दिनार यानी कि सोने की जो मुद्रा थी उसका कनिष्क प्रथम ने सर्वप्रथम 127 ईस्वी में जो है जारी किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कनिष्क के दरबार की विभूतियां। कनिष्क के दरबार की विभूतियां मतलब कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन फेमस था, विद्वान, साहित्य एवं विज्ञान, ये किस प्रकार से था, ये चलिए हम लोग देखते हैं। तो कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। भाई कनिष्क के ही समय में कौन हुआ था भाई, तो कनिष्क के ही राजवैद्य कौन थे भैया, चरक। चरक किसके राजवैद्य थे, तो कनिष्क के राजवैद्य थे, जिसने संस्कृत में चरक संहिता, ये याद रखना भाई, चरक ने चरक संहिता लिखी है, जिसमें जो है 8 भाग और जो है 120 अध्याय। क्या भाई, ये 8 भाग हैं, 120 क्या देखने को मिलता है, अध्याय देखने को मिलता है। किसमें भैया, चरक संहिता में। चरक संहिता में क्या देखने को मिलता है, 8 भाग 120 जो है अध्याय देखने को मिलता है। ठीक है, मिलता है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश कहलाता है। चरक संहिता क्या कहलाता है भाई, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। कौन भैया, चरक संहिता। चरक संहिता क्या कहलाती है भैया, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था भैया, चरक थे। चरक ने किसकी रचना की है, तो चरक संहिता की रचना की है। किस भाषा में, वो संस्कृत भाषा में। इसमें कितने भाग हैं, तो इसमें 8 भाग हैं। कितने अध्याय हैं चरक संहिता में, तो 120 अध्याय हैं। ठीक है, यह भारतीय चिकित्सा का क्या कहलाता है, विश्वकोश कहलाता है। अब पूछा जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश किसको कहा जाता है, तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें आप सभी लोग को ऑप्शन में दे देंगे, तो चरक संहिता ऑप्शन आप सभी लोग क्लिक करेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। ये इंपॉर्टेंट है, महाविभास पूछा जा सकता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है भैया, वसुमित्र हैं। ठीक है, महाविभास के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास को ही क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है, महाविभास को कहा जाता है। और भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसको कहा जाता है, चरक संहिता को कहा जाता है। चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है, महाविभास को कहा जाता है। ठीक है, कनिष्क के राज कवि जो है अश्वघोष ने बौद्धों का जो है रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क के ही कौन थे भैया, राजकवि थे। कनिष्क के राजकवि कौन थे भैया, अश्वघोष। अश्वघोष ने जो है बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बौद्धों का जो रामायण था बुद्ध चरित्र, उसकी रचना किसने की थी भैया, तो अश्वघोष ने की थी। किसने की थी, अश्वघोष ने जो है कनिष्क के राजकवि, कनिष्क के राजकवि कौन थे भैया, अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या किया था, बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की जो है रचना की थी। बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी भैया, तो अश्वघोष ने की थी। किसने की थी, अश्वघोष ने, जो कि कनिष्क का राजकवि था। क्या था, कनिष्क का राजकवि कौन था भैया, अश्वघोष था, जिसने क्या किया था, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के क्या थे, विभूति थे। ये इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे भैया, तो वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्ष, ये सब क्या थे, कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कनिष्क के दरबार में वसुमित्र था, पार्श्व था, और कौन था, नागार्जुन थे, महाचेत थे, संरक्ष थे। कौन कौन थे, वसुमित्र, पार्श्वनाथ, नागार्जुन, महाचेत, संरक्ष जो है कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, भारत का आइंस्टीन जो है वह किसको कहा जाता है भैया, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र है। इनकी पुस्तक क्या है भाई, एक सेकंड, दो बार ये दे दिया भाई, रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको पेंड कर दूं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये तो दो बार दे दिया है ना लिखकर।
एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, बस यही पेंट कर दो ना इसको भाई। इसमें जो है दो दो बार लिख दिया है, ठीक है। इसमें जो है दो दो बार जो है लिख दिया भाई। इसमें जो है दो दो बार चीज़ें लिख दी गई हुई हैं, तो इसीलिए जो है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र है, जिसमें जो है नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत जो है माध्यमिक सूत्र में किसने दिया है भैया? नागार्जुन ने दिया है, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की पुस्तक जो है माध्यमिका सूत्र है, जिसमें क्या दिया है? नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया हुआ है, ठीक है। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? वसुदेव था। वासुदेव था। कौन था भैया? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? वासुदेव था। कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी, तो 102 ईस्वी में हुई थी। और जो है भैया कुषाण वंश का अंतिम शासक तो वो कौन था भैया? वसुदेव था। वासुदेव जो है कुषाण वंश का क्या था भैया? अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? तो वासुदेव था। कौन था भैया? कुषाण वंश का अंतिम शासक तो वासुदेव था। कंस की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। कुषाण राज देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा जो है क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि जो है कुषाणों ने चीनियों से ली थी। कुषाणों ने चीनियों से कौन सी उपाधि ली थी कि वह देवपुत्र कहलाएंगे, ठीक है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने किन से ली थी? चीनियों से ली थी, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण वास्तुकला और रेशम मार्ग कला शैलियों का विकास और व्यापार किस प्रकार से हुआ? तो गांधार एवं जो है मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार एवं जो मथुरा शैली थी वह किसके समय में भाई विकास हुआ था इसका? जो है तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। गांधार कला के लिए जो है तक्षशिला प्रसिद्ध है भाई। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। और जो मथुरा संग्रहालय है उसमें कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है, ठीक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे भाई। ये इंपॉर्टेंट है कि रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड पर जो है क्या रखने वाले भैया? नियंत्रण रखने वाले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे, ठीक है। कुषाण साम्राज्य में मार्गों का सुरक्षा प्रबंध था। कुषाण साम्राज्य में क्या था भैया? मार्गों का सुरक्षा प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ जो है कनिष्क ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? तो रेशम मार्ग का आरंभ जो है वह कनिष्क करवाया था, यानी कि सिल्क रूट का आरंभ जो है भैया वह किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। नहीं तो अब तक भाई बैठे हुए मतलब क्या था भाई कि ये जो है बैठा कर मतलब ऐसे बैठे हुए रहते थे बुद्ध जी, ठीक है। लेकिन बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा का निर्माण जो भाई इसी काल में हुआ था। किस काल में? कुषाण काल में जो है क्या हुआ था? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था, ठीक है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था भैया? चीन में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो है मथुरा साटक नामक जो है विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा जो है साटक नामक जो है विशेष प्रकार का वस्त्र बना था, जिसके लिए जो है वह प्रसिद्ध था, ठीक है। क्या था भैया? प्रसिद्ध था मथुरा, ठीक है। मथुरा क्यों प्रसिद्ध था? मथुरा में जो है साटक नामक जो है क्या बनता था भैया? विशेष प्रकार के वस्त्र बनते थे, ठीक है। सिल्क रूट यहाँ पर मैप में दिख रहा है भाई, दिख नहीं रही है भाई चीजें, लेकिन सिल्क रूट ये था। ये वाला एरिया जो है सिल्क रूट में आता था, तो यहाँ वाले पर जो है ये एरिया सिल्क रूट में था, ठीक है पूरा। तो इस पर जो है इसका नियंत्रण था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संगम युग, कुषाण वंश अब हम लोग का खत्म, कुषाण राजवंश। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं भैया? संगम युग देख रहे हैं, ठीक है। संगम युग का अर्थ जो है और आयोजन किस प्रकार से ये करते थे ये देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। भाई हमें दक्षिण भारत का इतिहास जो है क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य में हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। संगम शब्द का अर्थ क्या अर्थ जो है क्या होता है?
परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है भैया? परिषद अथवा गोष्ठी होता है। क्या होता है? परिषद अथवा जो है गोष्ठी होता है संगम शब्द का अर्थ। भाई ये याद रखना कि संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? परिषद या फिर गोष्ठी होता है। क्या होता है? गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। संगम में जो है क्या होता था? तमिल कवि एवं जो है विद्वान एकत्रित होते थे। संगम का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी। संगम का अर्थ क्या होता है भैया? परिषद अथवा गोष्ठी। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जहाँ से हमें जानकारी मिलती है वो क्या है? संगम साहित्य है। ठीक है। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। मतलब भाई जो क्या थे? संगम था, उसमें क्या होता था? जितने भी लेखक या कवि वगैरह विद्वान वगैरह होते थे वो अपने जो है रचनाएं, देख लो ऐसे जैसे है ना, ऐसे जो है ये अपनी रचनाओं वगैरह को जो है यहाँ पर प्रस्तुत करते थे। अब इस सभा के द्वारा जो है क्या होता था कि संगम के द्वारा क्या होता था कि इनके जो है कृति पर समझ लो एक प्रकार से मुहर मार दी जाती थी कि हाँ भाई अब तुम प्रकाशित कर सकते हो इसको। तो वही चीज़ इसमें कहा गया कि इस कवि प्रत्येक कवि जो है अथवा लेखक अपनी रचनाओं को जो है संगम के समक्ष प्रस्तुत किया तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का क्या होता था? प्रकाशन संभव था। ठीक है। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। भाई परंपरा के अनुसार क्या हुआ था कि अति प्राचीन समय में, मतलब पुराने समय में क्या देखने को मिलता है कि पांड्य जो राजा थे, पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम हुए थे भाई? 3 संगम हुए थे। किसके समय भाई? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। पांड्य राजाओं के संरक्षण में क्या हुए थे भाई? कुल 3 संगम हुए थे। कितने हुए थे भाई? पांड्य राजाओं के संगम में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में तो कुल 3 संगम आयोजित हुए थे। इनमें संकलित साहित्य को क्या कहा गया था भैया? संगम साहित्य कहा गया था। इनमें संकलित साहित्य को क्या कहा गया था? संगम साहित्य कहा गया था, जो कि जो है भैया संगम पांड्य राजाओं के जो है संरक्षण में कुल 3 साहित्य 3 जो है संगम हुए थे, यानी कि 3 जो है परिषद एवं गोष्ठियां हुई थी। परिषद या अथवा गोष्ठी उसको कह सकते हो, वह हुआ था इनके समय में। ठीक है। और क्या कि संगम साहित्य का संग्रह जो लगभग जो है 300 ईसा पूर्व, संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा जो है विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। संगम साहित्य का लगभग जो है भाई, संगम साहित्य का संग्रह लगभग कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व से जो है भाई 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा जो है विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। ठीक है। ये देख सकते हो कवियों की गोष्ठी इस प्रकार से होती थी, इमेज में दिया गया हुआ। ठीक है। संगम साहित्य का वर्गीकरण। संगम साहित्य का वर्गीकरण किस प्रकार से? तो तिरुकुरल और उसका महत्व। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। उपलब्ध जो संगम साहित्य है उसका विभाजन जो है 3 भागों में किया जाता है संगम साहित्य का। ठीक है। पतुपत्तु, इथुथोक्के तथा जो है पादिनेन की कलनक्कू। ठीक है। ये क्या थे भाई? 3 जो है संगम साहित्य विभाजित थे इस प्रकार से। ठीक है। तिरुवल्लुवर कृत जो है तिरुकुलर तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया। ठीक है। तिरुवल्लुवर कृत जो है तिरुकुरल तमिल साहित्य का क्या बताया गया? आधारभूत ग्रंथ बताया गया। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि तिरुवल्लुवर ने किसकी रचना की थी? तो कुरल जो है तमिल साहित्य की रचना की थी। ठीक है। तिरुवल्लुवर ने जो है क्या रचना की थी? किसकी भैया? तिरुकुरल तमिल साहित्य की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। इसको याद रख लेना आप लोग सभी लोग। और जो है इसमें 1330 दोहों के माध्यम से जीवन के 3 प्रमुख पहलुओं कर्तव्यों, जिसको पहलू थे, कर्तव्य यानी कि आर्टू पाल, धन यानी कि पोरुटू पाल उसमें लिखा गया, और प्रेम यानी कि कामथुपाल का विवेचन किया गया है। ठीक है भाई। देखो अब इसको देखो, फिर से देखो, 1330 दोहे इसमें, जिसके माध्यम से क्या बताया गया है कि जीवन के 3 मुख्य जो बिंदु हैं उनके बारे में बताया गया। वो तीनों मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? कर्तव्य है, धन है और प्रेम है। कर्तव्य को क्या कहा गया है? आर्टूपाल कहा गया। क्या कहा गया? आर्टूपाल कहा गया। धन को जो है पोर्टूपाल कहा गया है, और प्रेम को जो है कामथुपाल कहा गया। क्या कहा गया है? कामथुपाल कहा गया है। ठीक है। तिरुकुलर जाति
तिरुकुलर जाति धर्म संस्कृति से ऊपर उठकर सभी, तिरुकुलर जाति क्या थी भैया, धर्म, जाति धर्म एवं संस्कृति से ऊपर उठकर सभी के लिए जो है सार्वभौमिक नैतिक एवं मान्य मूल्यों का संदेश देता है। तिरुकुलर में क्या देखने को मिलता है कि जाति धर्म संस्कृति से ऊपर उठकर सभी सार्वभौमिक नैतिक एवं मानव मूल्यों का जो है संदेश देता है। ठीक है, तिरुकुरल को तमिल भूमि में जो है कि बाइबिल और पांचवा वेद भी कहा गया है। कुरल को जो है क्या कहा गया है, तमिल भूमि में क्या कहा गया है, तमिल भूमि की जो है बाइबिल कहा गया और क्या कहा गया, पांचवा वेद कहा गया है। किसको भैया, तिरुकुरल को कहा गया है। 4 वेद है, आप सभी लोग को पता ही, लेकिन भाई जो पांचवा वेद किसको कहा गया है, तिरुकुरल को जो है कहा गया हुआ है। ठीक है, तिरुकुरल को तमिल भूमि में क्या कहा गया है, तमिल भूमि की बाइबिल कहा गया है। तिरुकुरल को जो है क्या कहा गया है, तमिल भूमि की बाइबिल कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 संगम किस प्रकार से हुए हैं, तीनों संगम। ठीक है, मुचंगम इसको कहा गया है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार सब प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे जो है मुचंगम कहा जाता था। जो आयोजन हुए थे इनको क्या कहा जाता था, मुचंगम कहा जाता था। ठीक है, 3 संगम प्रमुख थे, प्रमुख संगम, मध्यम संगम, अंतिम संगम, यानी कि प्रथम संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। ठीक है, इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं। इतिहासकार जो तीसरा संगम काल है उसी को जो है ये इतिहासकार जो है संगम काल मानते हैं, इसी को जो है संगम काल मानते हैं। पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। क्या मानते हैं भैया, पौराणिक मानते हैं। ठीक है, प्रथम संगम जो है मदुरा में समुद्र में विलीन हो गया। प्रथम संगम जो है मदुरा में हुआ था भाई, जो है ये क्या हो गया था, विलीन हो गया था। ये कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो 4440 वर्ष पूर्व हुआ था। क्या हुआ था, 4440 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य थे। कौन थे भैया, इसके अध्यक्ष अगस्त्य थे। सब संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था, अकट्टियम था, और क्या था, परिपदाल था, मधुनारय था, और क्या था, मधुकुरुकु था, और क्या था भाई, काली अवित्रय था। इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो ये भाई पूछा भी नहीं जाएगा प्रश्न। ठीक है, दूसरा जो है कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ पर भैया, कपाटपुरम में हुआ था। अलेवाई ये भी जो है समुद्र में विलीन हो गया। ठीक है भाई, इसका जो है वर्ष जो है लगभग 3700 वर्ष पूर्व जो है ये हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे भैया, अगस्त्य थे। कौन थे, अगस्त्य थे। और जो है संकलित जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था, तो तोलकाप्पियम जो है ये क्या था भैया, संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तमिल व्याकरण रचनात्मक ये तमिल व्याकरण था। इसके रचनाकार कौन थे भैया, तो कापलियर थे, और ये जो है रचना क्या थी, तो काप्लियम थी। ठीक है, तोलकाप्पियम ये जो है रचना थी। इसके रचनाकार कौन थे, तोलकाप्पियर थे, और जो है ये क्या थे, तमिल व्याकरण है। ये क्या है, तमिल व्याकरण। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना भाई। ये जो है ये वाली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है तुम लोग याद रख लेना। कुछ याद करना मत करना, इसको यहाँ से जरूर से याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा संगम जो है वो कहाँ पर हुआ था, मदुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया, तीसरा संगम स्थान जो है ये मदुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यह मदुरा में हुआ था। ठीक है, तीसरा जो है कहाँ पर हुआ था भैया, मदुरा में हुआ था। वर्ष जो है कितने वर्ष पूर्व, 1850 वर्ष पूर्व। अध्यक्ष इसके कौन थे, नक्कीरर थे। क्या था भैया, नक्कीरर जो इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष भैया, तो जो है तीसरा जो संगम हुआ था, अंतिम संगम जिसको कहा जाता है उसमें। ठीक है, इसमें संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से, तो नदुथैक्के, कुरुनोथैक्के, नत्रिनई, एंकुरुभुरु, और क्या था, परिपादल कुथु वरी पेरथी, और जो है त्रितस है। ये जो है पूछा भी नहीं जाता भाई, इतने कठिन नाम रेयर है कि किसी एग्जाम में पूछे जाए। ये जो आप लोग स्टेट पीसीएस वगैरह की तरफ बढ़ोगे तो इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन तो वनडे एग्जाम्स में रेयर है कि पूछा जाएगा। ठीक है, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था भैया, सर्वप्रथम जो है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नायनार और जो है तिरुनाबुक्कमरसु अप्पार ने किया था। ठीक है, जो शैव संत नायनार थे और जो है तिरुनाबुक्कु रसु जो कि अप्पार थे, उन्होंने सर्वप्रथम किया था 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, संगम शब्द का प्रयोग।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग संगम काल के अन्य स्रोत और जो है महाकाव्य। संगम काल के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं और महाकाव्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत कौन कौन से हैं। अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया। अशोक के जो अभिलेख थे उसमें जो है चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया हुआ है। किसमें भैया? अशोक के अभिलेखों में। अशोक के अभिलेखों में जो है किसके बारे में बताया गया? चोल, पांड्य तथा चेर के बारे में जो है अशोक के अभिलेखों में बताया गया। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलेमी जैसे यूनानी अभिलेखों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेखों में तमिल राज्यों का उल्लेख है। भाई ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा जो अभिलेख थे उसमें जो है तमिल राज्यों का क्या देखने को मिलता है? उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है। 8वीं सदी में ईस्वी में 8वीं सदी ईस्वी में इरेया नार अकपोलुरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। 8वीं सदी ईस्वी में जो है इरेया नार के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया हुआ है। इलांगोकृत जो है शिल्पाधिकारम यानी कि पायलों के गीत एक उत्कृष्ट रचना है। इलांगोकृत, ये याद रखना लेना कि इलांगो के द्वारा जो है एक रचना की गई है। कौन सा है भैया? शिल्पाधिकारम। क्या है भैया? शिल्पाधिकारम जो है इलांगो द्वारा जो है वह रचना की गई है, जिसका अर्थ क्या होता है? शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है पायलों का गीत। ठीक है। जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में क्या मानी जाती है? इसमें जो है 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य। भाई ये याद रखना, ये कौन सा महाकाव्य है? तो बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य। ये क्या है भैया? बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य कौन सा भैया? शिल्पाधिकारम। ठीक है। इसमें जो है कावेरी पट्टन के जो है कोवलन, उसकी पत्नी जो है कड़गी एवं जो है नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। ठीक है भाई। इसमें जो है शिल्पाधिकारम में क्या भैया? कावेरी पट्टन के जो है कोवलन, उसकी पत्नी जो है कड़गी और नर्तकी जो है माधवी की क्या है? प्रेम कहानी है। ठीक है भैया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रख लेना। ठीक है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। ये सारे देखते हैं हम लोग। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सत्तनार ने जो है मणिमय कैले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जो है राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमय कैले कोवलन एवं जो नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रीय संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेख दिग्गनाज 5वीं सदी की कृति जो है नान्य प्रवेश पर आधारित है। भाई ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें कुछ हाईलाइटेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जीवक चिंतामणि संगम काल की जो है बहुत बाद की रचना है। जीवक चिंतामणि जो है संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जो है जैन भिक्षु जो है तिरुत्तुकतेवर को दिया जाता है। भाई नाम भी क्या क्या नाम है भाई। तिरुत्तुकतेवर को दिया जाता है। किसका? जीवक चिंतामणि, जो कि संगम काल के बहुत ज़्यादा बाद का जो है क्या रचना है। इसकी रचना की थी किसने भैया? तिरुत्तुकतेवर ने किया था। कहा जाता है तिरुत्तुकतेवर पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गए। ये पहले क्या थे? चोल राजकुमार थे, बाद में क्या बन गए थे? बौद्ध जैन भिक्षु बन गए थे। ठीक है। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले एवं जो है जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले एवं जो जीवक चिंतामणि, इसको क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का क्या कहा जाता है भैया? त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसको कहा जाता है? शिल्पाधिकारम, मणिमेखले एवं जीवक चिंतामणि। क्या क्या भैया? शिल्पाधिकारम, मणिमेखले
और जो है जीवक चिंतामणि। शिल्पाधिकारम मणिमैखले एवं जीवक चिंतामणि। शिल्पाधिकारम मणिमैखले जीवक चिंतामणि, इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें जो है तिरुवल्लुवर की तिरुकुलर सबसे प्रसिद्ध है, ये ऊपर ही पहले ही मैं बता चुका हूँ भाई। और संगम साहित्य के महाकाव्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय जो है युद्ध है। ये जो है इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो है इम्पोर्टेंट है। संगम साहित्य के काव्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, अकम तथा पुरम में। किन भागों में बांटा गया? अकम तथा पुरम में बांटा गया है। अकम जो है, अकम काव्यों का मूल विषय क्या है भैया? प्रेम प्रसंग है। और जो है पुरम जो काव्य है, इसका मूल विषय क्या है भैया? तो युद्ध है। इसका क्या है? मूल विषय युद्ध माना जाता है। ठीक है। संगम साहित्य के काव्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, अकम तथा पुरम। अकम काव्यों में जो मूल रूप से जो है विषय क्या है? उसका प्रेम प्रसंग है। और पुरम का क्या है भैया? पुरम काव्यों का विषय जो है युद्ध है। ठीक है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें जो है सबसे प्रसिद्ध जो है कम्बन की क्या है? इरामावतार है, इरामावतारम है। क्या भैया? इरामावतारम जो है कम्बन की जो है क्या है? प्रसिद्ध जो है रचना है। कम्बन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इरामावतारम, जो कि राम कथा के लिए जो है सबसे प्रचलित मानी जाती है। कहाँ पर भैया? तमिल क्षेत्रों में। ठीक है। तमिल में, तमिल संस्करण में। 3 राज्य हैं, 3 राज्य और जो है चोल साम्राज्य। 3 राज्य और जो है चोल साम्राज्य कौन कौन से हैं भैया? तो वह देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाओ। संगम कालीन राज्य एवं जो है करिकाल का शासन। ठीक है। संगम साहित्यों में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उत्तर पूर्व में जो है चोल थे। उत्तर पूर्व वाला जो एरिया था वहाँ पर कौन थे भैया? चोल थे। ठीक है। ये देख सकते हो उत्तर पूर्व वाला एरिया जो है यहाँ पर देख सकते हो चोल यहाँ पर दर्शाया गया हुआ मैप में। और जो है दक्षिण पश्चिम में जो है चेर थे। ये दक्षिण पश्चिम वाला जो है एरियाज में जो है चेर थे। और जो है भाई दक्षिण पूर्व पांड्य थे। ये दक्षिण पूर्व का एरिया जो है भाई, इसमें क्या थे भैया? पांड्य थे। ठीक है। इसमें कौन थे भैया? पांड्य थे। यहाँ पर देख सकते हो मैप के थ्रू जो है ये चीज़ें दर्शाई गई हैं कि उत्तर पूर्व में चोल थे, दक्षिण पश्चिम में कौन थे भैया? चेर थे। दक्षिण पश्चिम में कौन थे भैया? चेर थे। तथा दक्षिण पूर्व में जो है भैया कौन थे? पांड्य थे। चेर जो है दक्षिण पश्चिम में, पूर्व में जो है उत्तर पूर्व में, ये उत्तर पूर्व में माना जाएगा। तो ये जो है किस में थे भैया? चोल थे इसमें। दक्षिण पश्चिम में चेर थे, दक्षिण पूर्व में जो भैया पांड्य थे। ठीक है। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार और दक्षिणी वल्लारू नदियों के बीच स्थित था। भाई ये इंपॉर्टेंट है। संगम युगीन राज्यों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली किसका राज्य था भैया? वह जो है चेलों का था। किसका था ये भैया? चोलों का। चेलों का कह रहा हूँ भाई। चोलों का जो है सर्वाधिक जो है क्या था? शक्तिशाली था। यह जो है भैया कहाँ पर भैया? तो यह जो है पेन्नार और दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। जो पेन्नार और जो है दक्षिण जो है क्या थे भैया? वेल्लारू जो नदियाँ थी उसमें जो है प्रसिद्ध था। ये कौन सा भैया? ये वाला एरिया जो है आप सभी लोग देख सकते हो। ये एरिया जो है क्या था भैया? चोल जो है यह जो है सबसे प्रसिद्ध थे, वही जो है इसमें फेमस भी हुए। ठीक है। स्थित था। पूछा जा सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चोल जो है वह कहाँ पर बसे थे? तो किन के बीच में थे? तो पेन्नार और दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित थे। ठीक है। इनका सबसे प्रतापी राजा कौन था भैया? करिकाल था। करिकाल जो है चोलों का जो है क्या था भैया? सबसे प्रतापी राजा था। करिकाल चोलों का क्या था भैया? सबसे प्रतापी राजा था। करिकाल ब्राह्मण मत अनुयायी था। इसने जो है ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया।
पत्ति नेपाले में जो है करिकाल के जीवन तथा सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया होगा। भाई ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना याद कर लेना कि करिकाल जो है क्या था, ब्राह्मण मतानुयायी था। करिकाल जो है क्या था, ब्राह्मण मतानुयायी था, ठीक है। इसने ब्राह्मण धर्म को क्या किया था, राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेड़ युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है भाई। संगम साहित्य में विभिन्न कविताओं में जो है वेड़ युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। वेड़ युद्ध जो है वह किनके मध्य लड़ा गया था, तो करिकाल ने जो है पांड्य तथा चेर सहित अन्य 11 राजा जो थे, पांड्य हो गया भाई, पांड्यों को तो हराया ही भाई, चेर को भी हराया, और इनके साथ अन्य 11 राजा जो और थे उनको भी हराया था। किसने हराया था भैया, तो करिकाल ने हराया था। करिकाल ने जो है चेर सहित अन्य 11 राजाओं को जो है, पांड्य और चेर सहित जो है अन्य 11 राजाओं को हराया था, पराजित किया था, जिसका उल्लेख जो है वेड़ युद्ध में देखने को मिलता है, जो कि संगम साहित्य में जो है वेड़ युद्ध कई बार कविताओं के माध्यम से दिया गया है, तो उसी में जो है यह देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसने पुहार और कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी, ठीक है। जो ये था कौन भैया, करिकाल। करिकाल ने जो है पुहार तथा कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी। अपनी राजधानी जो है उरैयूर से जो है कावेरी पत्तनम में जो है स्थापित की थी। उरैयूर से कहाँ पर भैया, कावेरी पत्तनम में जो है इसने अपनी राजधानी क्या की थी, स्थानांतरित की थी। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। भाई पूछा जा सकता है कि किस चोल राजा ने जो है भैया कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करवाया था, तो जो करिकाल था उसने जो है बांध का निर्माण करवाया था। कहाँ पर भैया, तो कावेरी नदी के मुहाने पर करवाया था, ठीक है। सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। और जो पेरिनानुपादे में जो है करिकाल को जो है संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। जो पेरिनानुपादे जो था ग्रंथ माना जाता है, उसमें जो है करिकाल को जो है क्या बताया गया है, संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया हुआ है, ठीक है भाई, ये याद रख लेना। और कावेरी नदी के मुहाने पर बांध किसने बनाया था, तो करिकाल ने बनवाया था, जो कि संगमकालीन जो है राजा माना जाता है, जो कि चोल राज्य था, ठीक है। चोल का जो है राजा था, ठीक है, ये प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। और जो है इसने जो है पांड्य, चेर और जो है अन्य 11 राजाओं को हराया था। यह किस में देखने को मिलता है, तो ये जो संगम साहित्य है इसमें विभिन्न कविताओं में जो वेड़ युद्ध है उसमें जो है इसने हराया था, ठीक है। और जो इसने पुहाना तथा पुहार या जो है कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी। इसने जो है पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी। इसकी जब स्थापना इसने की तो इसने अपनी राजधानी उरैयूर से जो है स्थानांतरित करके कहाँ पर ले गया भैया, तो कावेरी पत्तनम में ले गया। कौन ले गया भैया, तो करिकाल। करिकाल जो है इसने जो है क्या किया था, कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी जो है उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चेर तथा पांड्य राज्य, ठीक है। चेर राज्य किस प्रकार से था, तो संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। क्या था भैया, यह जो है आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। चेरों का जो है ये दूसरा संगम का दूसरा राज्य जो है चेरों का था, ठीक है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा कौन थे भैया, उदयनजीरल लगभग जो है 130 ईस्वी जो है, और कौन था, निदुजीरल आदन जो है 155 ईस्वी, एवं जो है सेनगुट्टुवन ये जो है भैया 180 ईस्वी। सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। सेनगुट्टुवन ने जो है भैया क्या किया था भाई, ये नाम भी बड़ा गजब है। सेनगुट्टुवन ने जो है अधिराज की उपाधि क्या की थी, ग्रहण की थी। क्या किया था भैया, इसने अधिराज की उपाधि जो है ग्रहण की थी, ठीक है। इसने पत्तिनी नामक जो है धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। इसने जो है पत्तिनी नामक जो धार्मिक संप्रदाय था उसको क्या किया था भैया, साम्राज्य में प्रतिष्ठित किया था। किसने भैया, सेनगुट्टुवन ने, ठीक है। इसने जो है अधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। पांड्य राजा जो है संगम युग का तीसरा राज्य जो है पांड्यों का था। कावेरी के दक्षिण में स्थित था। ये जो कावेरी नदी थी इसके दक्षिण में जो है पांड्य स्थित थे, पांड्य रहते थे, ठीक है। पांड्य कहाँ पर रहते थे भाई, दक्षिण में कावेरी नदी के स्थित थे। इस वंश की स्थापना जो है नेडिम जो है चेलियन या नेडियोन ने किया था, ठीक है।
इस वंश की स्थापना जो है भाई किसने की थी? नेडिन चेलिन या फिर नेडियोन ने किया था। ठीक है, नेडिन चेलिन या फिर नेडियोन ने जो है पांड्य जो है राज्य थी उसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी जो है कोरकई, मदुरै यानी कि वेंगी नदी के किनारे, और जो है तेनकासी जो है ये 16वीं शताब्दी में जो है इनकी राजधानी बनी थी। और मदुरै जो है वेंगी नदी के किनारे स्थित है। इनकी राजधानी जो है कोरकई जो है मदुरै जो है वेंगी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और जो है काशी जो है ये 16वीं शताब्दी में जो है इनकी राजधानी बनी थी। किसकी? पांड्य राजाओं की। ठीक है, पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था भैया? मछली था। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था भैया? मछली था। पांड्य मरुगन को पूछते थे। पांड्य जो है या किसको पूछते थे? मरुगन को पूछते थे। पांड्य किसको पूछते थे भैया? मरुगन को पूछते थे। और जो भैया इसका प्रतीक मुर्गा था। इनका प्रतीक जो है क्या था भैया? मुर्गा था। ठीक है, वंश की जो है राजकीय चिन्ह मछली थी, लेकिन जो प्रतीक था वो भैया क्या था? मुर्गा था। पांड्य राजा ने 20 ईसा पूर्व में जो है अगस्टस सीजर के दरबार में प्रतिनिधि मंडल भेजा था। पांड्य राजा जो थे इसने जो है 20 ईस्वी में जो है अगस्टस सीजर के दरबार में क्या भेजा था भैया? प्रतिनिधि मंडल भेजा था। पांड्य राजाओं ने में जो है सबसे शक्तिशाली जो है नेडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में जो है था। पांड्य राजाओं में जो है सबसे शक्तिशाली कौन था भैया? नेडुजेलियन था। कौन था भैया? नेडुजेलियन जो है था ये लगभग 210 ईस्वी में था। ठीक है भैया, पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेडुजेलियन था, जो कि लगभग 210 ईस्वी में था। और जो है पांड्य वंश की राजकीय चिन्ह क्या थी? मछली थी। पांड्य जो है मरुगन को पूछते थे। इनका प्रतीक क्या था? मुर्गा था। पांड्य राजा ने जो है 20 ईसा पूर्व में अगस्टस सीजर के दरबार में क्या भेजा था? प्रतिनिधि मंडल में भेजा था। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था भैया? नेडुजेलियन था, जो कि लगभग 210 ईस्वी में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांड्यों का पहला उल्लेख जो है मेगास्थनीज ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। पांड्यों का पहला उल्लेख जो है किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया है। उसने इस राज्य को जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। मेगास्थनीज ने जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। किसको भैया? तो वह जो है पांड्यों का जो राज्य था उसको जो है मोतियों के लिए जो है प्रसिद्ध बताया। ठीक है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी थी। मेगास्थनीज ने पांड्य शासक को मावर कहा है। पांड्य शासक को मेगास्थनीज ने क्या कहा है भैया? मावर कहा है। और पांड्य की जो जीवन रेखा थी वो कौन सी थी? वेंगी नदी थी। पांड्य की जो है पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी भैया? वेंगी नदी थी। मेगास्थनीज ने जो है पांड्य राजा को क्या कहा है? मावर कहा जाता है। ठीक है, मदुरै का ऐतिहासिक मीनाक्षी मंदिर जो है भैया इसका निर्माण जो है पांड्य शासक कुलशेखर पांड्य ने करवाया था। कब करवाया था भैया? 16वीं सदी ईस्वी में जो है मदुरै की मीनाक्षी मंदिर जो थी उसका निर्माण किसने करवाया था? शासक जो है पांड्य शासक जो था कुलशेखर पांड्य ने करवाया था। ठीक है, पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह यहाँ पर देखिए सब कुछ मैप मतलब इमेज के थ्रू चीज़ें दिखाई गई हुई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं संगम युग का जो है प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था। संगम युग की प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी? राजस्व, न्यायालय और प्रशासनिक व्यवस्था। संगम युग में राजस्व कैसा था, न्यायालय कैसे थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। तो पांड्य राज्य में भूमि कर को कराई कहते थे। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि भूमि कर को पांड्य राज्य में क्या कहा जाता था? कराई कहते थे। पांड्य राज्य में भूमि कर को क्या कहा जाता था भैया? कराई कहते थे। लूटने वाले धन पर लगने वाले कर को इराई कहते थे। क्या कहते थे भैया? इराई कहते थे। जो लूट कर जो है लूटने वाले धन पर लगने वाला जो कर होता था उसको क्या कहते थे भैया? इराई कहते थे। क्या कहते थे? इराई कहते थे। सीमा शुल्क उलू कहलाते थे। सीमा शुल्क जो थे वो क्या कहलाते थे भैया? उलू कहलाते थे। क्या कहलाते थे वो? उलू कहलाते थे। सीमा शुल्क क्या कहलाता था? उलू कहलाता था। नल्ली कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक है। भाई नल्ली कोडन जो संगम युग का अंतिम ज्ञात जो है पांड्य शासक था, यानी कि पांड्य शासन में जो है अंतिम शासक कौन हुआ? तो नल्ली कोडन जो है ये संगम युग का जो है अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, भूमि कर को कराई कहते थे। लूट कर लाने वाले धन पर जो लगता था कर
उस कर को जो है क्या कहा जाता था इराई कहा जाता था। कराई भूमि कर को, इराई जो है भैया लूटने जाने वाले धन पर लगने वाला कर, और सीमा शुल्क को उलू कहते थे। ठीक है। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राज्य को क्या कहा जाता था संगम युग में भैया? तो मंडल कहा जाता था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुमल कहलाता था। राजा का जो जन्मदिन होता था वो क्या कहलाता था भैया? वो पेरुमल कहलाता था। वो क्या कहलाता था? पेरुमल जो है कहलाता था। ठीक है। राजा का जन्मदिन पेरुमल कहलाता था। राज्य को जो है मंडल कहा जाता था। कब? संगम युग में। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा के जन्मदिन को जो है पेरुमल कहा जाता था। ठीक है। संगम युग में यात्रियों को अमायचान या मंत्रियों को जो थे मंत्री थे उनको जो है अमायचान या फिर अमायचार कहा जाता था। संगम युग जो था उस युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमायचान या अमायचार कहा जाता था। ठीक है। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे क्या कहा जाता था? राज्यसभा होती थी, उसको नालवे कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? उसको नालवे कहा जाता था। ठीक है। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनम कहा जाता था। राजा का जो न्यायालय होता था उसको क्या कहा जाता था भैया? मनम कहा जाता था। मनम कहा जाता था किसको भैया? राजा के न्यायालय को। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनम कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचर कहा जाता था। राज्य को मंडल कहा जाता था और राजा के जन्मदिन को पेरुमल कहा जाता था। भूमि कर को जो है कराई कहते थे और लूटे गए धन पर लगने वाले कर को जो है इराई कहते थे पांड्य राज्य में। ठीक है। और सीमा शुल्क को जो है उलू कहते थे। ठीक है। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाह देने पर जो है जीभ काट ली जाती थी भाई। झूठी गवाह जो देता था उसको जीभ काट ली जाती थी अगर पता चलता था। ठीक है। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता। भूमि कर जो है नकद रूप से भी लिया जा सकता था और अनाज के रूप में भी लिया जाता था। ठीक है। चाहे कोई नकद दे दे या फिर अनाज दे दे। ठीक है। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, यानी कि 1/6 भाग जो है यह होता था। कौन सा होता था भैया? 1/6 भाग जो है यह उपज का होता था। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता है इनको, लेकिन कभी कभी समय पर बढ़ा दिया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क तथा चुंगी वसूल भी किया जाता था। सीमा शुल्क और तथा चुंगी भी वसूल किया जाता था। किनसे? व्यापारियों से भैया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संगम युग सैन्य व्यवस्था एवं अन्य वर्ग। ठीक है। सेना के सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। सेना का जो सेनापति होता था उसको एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है कि संगम युग में जो सेना था उसको जो उपाधि दी जाती थी उसको कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो एनआरडी उपाधि दी जाती थी। कौन सी उपाधि दी जाती थी? एनआरडी उपाधि दी जाती थी। सेना के जो है अग्र टुकड़ी को क्या कहा जाता था भैया? तुसी तथा पिछले टुकड़ी को जो है कुले कहा जाता था। जो सेना की अग्र टुकड़ी थी, मान लो ये सेना है, ठीक है, ये सेना है ना, ये सेना है भाई। सेना की जो ये आगे वाली टुकड़ी होती थी इसको क्या कहा जाता था? तुसी कहा जाता था। और जो पीछे वाली टुकड़ी होती थी उसको क्या कहा जाता था? कुले कहा जाता था। आगे वाली टुकड़ी को जो है क्या कहा जाता था भैया? तुसी कहा जाता था। पिछले वाली टुकड़ी को जो है क्या कहा जाता था? कुले कहा जाता था। ठीक है। सेना के वल्लाल भर्ती किए जाते थे। सेना में विल्लाल यानी कि धनिक कृषक भी भर्ती किए जाते थे सेना में। ठीक है। सेना चतुरंगड़ी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित होते थे। चतुरंगड़ी मतलब 4 प्रकार की सेनाएं होती थी इसमें। अश्व, गज, अश्व मतलब घोड़े, गज मतलब गज, और जो रथ वाली सेना और जो है पैदल सिपाही, ये 4 प्रकार की सेनाएं होती थी। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता है, यानी कि नगाड़े के माध्यम से। आप सभी लोग जब देखोगे, आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें जब क्या बोलते हैं, बाहुबली जब एक थोड़ा सा मूर्ख बनकर जाता है राजकुमार के घर, तो वहाँ पर जब बाहुबली की ही सेना जो है आक्रमण करती है, यानी कि उनके साम्राज्य से, तो जो है वहाँ पर जब बाहुबली जो बजाता है, मतलब बाहुबली बचाता है, तो वहीं पर देखेंगे आप सभी लोग कि नगाड़ा बज रहा होता है। तो वही चीज़ है कि दक्षिण भारत में अधिकतर जो संगम युग था उसमें नगाड़े बजाकर जो है सेना को बुलाया जाता था। ठीक है। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों को सम्मान में जो है पत्थर की मूर्तियां बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियां को जो है नड्डुकल या
विरक्कल कहते थे। इस प्रकार की मूर्तियाँ को क्या कहा जाता है भैया, नड्डुकल या विरक्कल कहते थे। जो कि नड्डुकल या विरक्कल क्या होता था, तो यह जो है जो सेना में जो है शहीद हो जाते थे सैनिक, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे जो सैनिक, उनको जो है भाई क्या दिया जाता था, उनकी जो है मूर्तियाँ बनाई जाती है नडुक्कल, उन्हीं को कहा जाता था वीरक्कल, नडुक्कल या फिर वीरक्कल कहा जाता था। ठीक है। युद्ध में पराजित राजा का आमरा अनशन पर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविता में वटिक किरुतल जो है कहा गया है। यानी कि जो राजा पराजित हो जाता था उसको आमला अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण प्रदान करने की प्रथा जो थी उसको संगम कविताओं में क्या कहा गया है, वटिकी रुतल कहा गया है। ठीक है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा अपने आवास, जो उनकी आवास था, उनकी रक्षा के लिए क्या करता था, सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। ठीक है। संगम काल के समय जानने के लिए जो है जल घड़ी का उपयोग किया जाता। संगम काल में जो समय था उसको जानने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता, तो जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था भैया। किस घड़ी का भैया, जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग थे, जिसको जो है, जो पहला वर्ग क्या था, पुलयन था। इसमें जो है दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी और जो है पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। ये क्या था भैया, पुलयन। ये क्या था, दस्तकारों का एक वर्ग था, तो जो रस्सी और जो है पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का क्या करते थे भैया, ये कार्य करते थे। ठीक है। ये क्या करते थे, चटाई बनाने का कार्य करते थे, और क्या भैया, चारपाई बनाने का कार्य करते थे, जो कि रस्सी एवं पशु चर्म की सहायता से करते थे। पुलयन ये होता है। ठीक है। एनियर जो है शिकारियों की एक जाति होती थी। एनियर क्या होती थी भैया, ये शिकारियों की एक जाति होती थी। एनियर क्या होती थी, ये शिकारियों की एक जाति होती थी। मलवर क्या होता था, लूटपाट करने वाली जाति। मलवर जो होता था वो लूटपाट करने वाली जाति होती थी। मलवर क्या होता था भैया, लूटपाट करने वाली जाति। एनियर जो है शिकारियों की एक जाति होती थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो समय की जो समय जाने की घड़ी थी उसकी देखो ये इस प्रकार से था, ये कितना बज रहा है, ये इस प्रकार से घड़ी को मापते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समाज के विभिन्न वर्ग और जो है विवाह किस प्रकार से होता था वो देखते हैं हम लोग। तो तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते तथा सुरा पीते थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। संगम कालीन जो ब्राह्मण थे वो मांस भक्षण करते थे और सुरा भी पीते थे, यानी कि दारू, एक प्रकार से दारू भी पीते थे। ठीक है। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में विल्लार वर्ग का स्थान था। मतलब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के पश्चात जो है विल्लार थे। ब्राह्मण के पश्चात कौन थे भैया, विल्लार थे। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। विल्लार के प्रमुख को जो है वेलिर कहा जाता है। विल्लार के प्रमुख को क्या कहा जाता था भैया, वेलिर कहा जाता है। ये याद रखेंगे, विल्लार के प्रमुख को क्या कहा जाता था, वेलिर कहा जाता था। वेलिर का जो है प्रमुख, विल्लार का जो है प्रमुख पेशा क्या होता था, कृषि कर्म था। ठीक है। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को जो है कडेसियर कहा जाता था। कडेसियर जो है किसको कहा जाता है, जो खेत में काम करने वाले मजदूर होते थे उनको क्या कहते थे भैया, कडेसियर कहते थे। क्या कहते थे, कडेसियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता, वेनिगर। संगम साहित्य में जो व्यापारी वर्ग था उनको क्या कहा जाता था, कहा गया वेनिगर कहा गया। जो संगम साहित्य है उसमें व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें जो है हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच का उल्लेख मिलता है भाई। ये मैंने आप सभी लोगों को ब्रह्म विवाह क्या होता है, दैव विवाह क्या होता है, आर्ष विवाह क्या होता है, प्रजापति विवाह क्या होता है, असुर विवाह क्या होता है, गांधर्व विवाह क्या होता है, राक्षस और पैशाच। ये जो आदित्य रंजन सर वाली जो क्लास मैं अभी हाल ही में लिया हूँ उसमें बताया होगा, लेकिन इसके पहले भी मैंने ये विवाह जो है ऋग्वैदिक कालीन वाले जो क्लासेज इसमें थी लूसेंट सीरीज में, उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रलय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसमें जो है पंचतीड़े कहा गया। प्रलय विवाह को जो है मान्यता दी गई थी। प्रलय विवाह को क्या दिया गया था, मान्यता दी गई थी, जिसे जो है पंचतीड़े कहा गया। एक पक्षी प्रलय को
किकड़े तथा अनुचित प्रलय को परुंदड़े दिड़े कहा गया है। भाई ये जो है ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रलय विवाह को मान्यता दी गई है जिसे जो है पंचतिड़े कहा गया है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। रहन सहन संस्कृति एवं महिलाएं किस प्रकार से वहां पर थी, तो जो है संगम काल में जो है चावल प्रमुख खाद्यान्न था। संगम काल में क्या था भैया, चावल जो है प्रमुख खाद्यान्न था संगम काल में। इसे दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। भाई सांबर अभी भी आप सभी लोग देखोगे दक्षिण भारत में जो है फेमस है। सांबर जो है अभी भी आप सभी लोग देखोगे, सांबर जो है इडली सांबर ये सब कुछ जो है फेमस देखने को मिलता है अभी भी दक्षिण भारत में, जो है इसी का प्रचलन बहुत जोरों शोरों पर है, ठीक है। तो संगम काल में चावल प्रमुख खाद्यान्न था जिसे दूध में मिलाकर क्या किया था, सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों गायकों को जो है दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें जो है पाडर व विडेलियर कहा गया है। जो नर्तक एवं नर्तकियां व गायक थे वो घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे, उनको क्या कहा गया है संगम साहित्य में, तो इन्हें जो है पाडर या फिर विडेलियर कहा गया है। क्या कहा गया है, पाडर या फिर विडेलियर कहा गया है, ठीक है। तमिल साहित्य में मिच्चेलियर तथा ओवेर जैसे कवित्रियों की चर्चा हुई। तमिल साहित्य में जो है मिच्चेलियर या ओवेर जैसे कवित्रियों की क्या हुई है भैया, चर्चा हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थीं। तमिल साहित्य में जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है। मिच्चेलियर तथा ओवेयर जैसे कवित्रियां जो है इनका जो है चर्चा देखने को मिलता है तमिल साहित्य में, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संगम काल में जो है स्त्रियां सुशिक्षित होती थीं, ठीक है। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथि की आगम की सूचना देता था। कौवे नाविक को सही दिशा का भी बोध कराते थे, इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है भाई। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर जड़ने की प्रथा प्रचलित थी। इन्हें जो है वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। जो प्रथा प्रचलित थी उनको जो है जिसमें जैसे जो समाधियाँ थी उस पर जो है पत्थर जड़ने की जो प्रथा प्रचलित थी उसमें उसको क्या कहा जाता था, इन्हें क्या कहा जाता था, वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में ये खड़े किए जाते थे, जैसे यहाँ पर सभी लोग देख सकते हो कि वीर गति प्राप्त सैनिक के सम्मान में जो है वीरगल या वीर प्रस्तर की जो है निर्माण करवाया गया है, ठीक है। संगम कालीन व्यापार और बंदरगाह। संगम कालीन व्यापार और बंदरगाह किस प्रकार था, तो चोलों का जो है वस्त्र उद्योग और जो विदेश व्यापार। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित जो है वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, सिल्यूर तथा चेर में जो है बंदर प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। पांड्य में कौन कौन से जो है पांड्य राज्य में कौन कौन सा बंदरगाह प्रमुख था, तो जो भैया कोरकई और जो है सालियूर और चेर राज्य में जो है बंदरगाह जो है प्रमुख था। कोरकई मोती खजाने का प्रमुख पत्तन था। कोरकई जो है मोती खजाने का क्या था भैया, प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी की 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडूर चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। कोरोमंडल जो समुद्र तट पर पुडुचेरी से जो है 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जो है अरिकमेडूर चोल वंश का क्या था भैया, एक प्रमुख जो है बंदरगाह था। इस बंदरगाह से जो है रोम के साथ व्यापार होता था, ठीक है। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यहाँ मानकों का निर्माण कारखाना भी था। यहाँ पर मानकों के निर्माण के लिए क्या था भैया, कारखाना भी देखने को मिलता है, ठीक है। पेरिपल्स में जो है अरिकमेडू को जो है पेडोक कहा गया है। पेरिपल्स में अरिकमेडू को क्या कहा गया भैया, पेरुपल्स कहा गया है, सॉरी पेरिपल्स में जो है अरिकमेडू को जो है पेडोक कहा गया है, ठीक है। पेरिपल्स में अरिकमेडू को जो है पेडोक कहा गया है, ठीक है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। संगम काल में ही क्या था, मिस्र के एक नाविक जो है हिप्पोलस ने जो है मानसूनी हवाओं के सहारे जो है बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि क्या की थी भैया, खोज की थी, ठीक है। अरिकमेडू बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार के प्रमाण देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं संगम काल के प्रमुख देवता मरुगन के बारे में और क्या मान्यता थी उस टाइम, ये देखते हैं हम, ठीक है। धार्मिक मान्यताएं एवं विश्वास।
तमिल देश के प्राचीनतम देवता मरुगन थे। तमिल देश का जो है प्राचीनतम देवता कौन माने जाते हैं भैया? मरुगन माने जाते हैं। कालांतर में उसका नाम जो उनका नाम जो है क्या हुआ था? सुब्रह्मण्य हो गया और जो है स्कंद कार्तिकेय के साथ उनका जो है तदात्म्य स्थापित कर दिया गया। ठीक है, किसके साथ भैया? स्कंद कार्तिकेय के साथ। ठीक है, इनका क्या कर दिया गया? तदात्म्य जो है स्थापित कर दिया गया है। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया हुआ है। ठीक है भाई, कार्तिकेय आप सभी लोग जानते होंगे, उन्हीं का पुत्र बताया गया। स्कंद का एक नाम कुमार है भी है। तमिल भाषा में मरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। ठीक है, कुमार जो है भैया, यह जो है स्कंद का एक नाम कुमार है। तमिल भाषा में मरुगन शब्द का अर्थ क्या होता है? कुमार होता है भाई, यही चीज बताया गया हुआ। ठीक है, मरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उन्हें जो है पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र जो है वर्षा था। क्या था भैया? अस्त्र देख सकते हो, ये क्या था भैया? वर्षा था। अस्त्र जो है इनका वर्षा था। किसका भैया? मरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है। उनके विषय में यह मान्यता थी कि उन्हें पर्वत पर क्रीड़ा करना जो है अत्यंत प्रिय था और जो है उनका वस्त्र जो है वर्षा था। ठीक है, करवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मरुगन की पत्नियों में से एक माना गया है। ठीक है, कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्रियों में से जो है मरुगन की पत्नियों में से एक माना गया है। ठीक है, कुर्वस नामक जो एक पर्वतीय जनजाति थी, कुर्वस नामक, उनमें से जो उस जनजाति की एक स्त्री थी उसको जो है भैया मुर्गन की पत्नियों में से माना गया। ठीक है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण जो है भैया संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों का विश्वास जताया जाता है, जिसे अंकु कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों का जो है विश्वास जताया जाता है, जिसे जो है अंकु कहा जाता है। ठीक है, ये आप सभी लोग देख सकते हो और भगवान मरुगन की प्रतिमा यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, फोटो वगैरह दिखाई गई। तो आज के लिए बस भैया इतना ही। आज भी जो लगभग 1 घंटे 7 मिनट 8 मिनट की क्लास हो गई भाई, इतनी ही लंबी क्लास रखेंगे और अगर आप सभी लोग साथ देते हैं तो 2-2 घंटे की क्लास लेकर जो है भाई जल्दी से जल्दी जो है इसको समाप्त किया जाएगा लूसेंट को। ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी भाई लूसेंट को समाप्त किया जाएगा, जिससे आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा कर पाओ, सारी की सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आज हमने कुशाण वंश एवं संगम वंश को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस भैया इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। थैंक यू सो मच।